हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। इस फ्यूचर टेंस के बारे में कुछ जानकारी हम पहले पता कर लेते हैं, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं अपन। सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि फ्यूचर टेंस के अंदर हम लोग दो वर्ब देखते हैं। एक वर्ब होता है आपके पास में शैल और दूसरा होता है विल। शैल और विल के साथ में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म, जिसमें हमें आज से पहले पढ़ाया गया है कि आई और वी के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। और बाकी बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं रेस्ट ऑल। रेस्ट ऑल का मतलब हो गया शेष। आई और वी के अलावा जितने बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ बोलो हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। और इनके साथ में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां से एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात है जो जानने वाली है, अगर आप चाहें तो यहां से समझ सकते हैं इसको, वरना हमारा काम इतनी बात से हो जाता है कि आई और वी के साथ में शैल लगता है और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल। थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें तो चलिए पता कर लेते हैं आपको। देखिएगा, आई और वी के साथ ही शैल क्यों लगता है, ये हमारे लिए सवाल है। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ आई और वी के साथ में शैल क्यों लगता है, तो आप कहेंगे कि क्यों लगता है ये तो नहीं पता है, पर हम लोगों ने आज से पहले जो पढ़ा है उसमें सिर्फ यही पढ़ा है कि आई और वी के साथ में शैल लगता है। तो चलिए आज शैल और विल की कहानी जान लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। वर्ब किसके अनुसार यूज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट को अपन कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं? एक तो सिंगुलर प्लूरल के आधार पे। तो ये जो इज आर एम वोज वर हैज हैव डू डज वर्ब नाम की जो वर्ब दिखाई देती है, ये सिंगुलर और प्लूरल के आधार पे होती है। जैसे हमने सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। ये सारी वर्ब सिंगुलर और प्लूरल के आधार पे होती है। दूसरा तरीका कौन सा है उसको देखिएगा। आपको बता दें, तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है आपके पास में सेकंड पर्सन, और एक होता है आपके पास में थर्ड पर्सन। तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो स्पीकर होता है उसको अपन फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसको कौन सा पर्सन कहते हैं? सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो बताइए कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो बताओ आई बोलो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। मेरे साथ कोई और होता तो आई और आई मिलकर हम क्या बन जाते? वी बन जाते। तो आई और वी बताओ कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल माना जाता है। सेकंड पर्सन के बारे में बात करें तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यू बताओ कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाती है, इसके अलावा जो ही सी इट दे नेम जो भी होते हैं, ये सारे के सारे बोलो कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। आई वी और यू के अलावा जितने भी होते हैं वो सारे बताओ कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। तो आपको बता दें कि इंग्लिश के अंदर जो आई और वी के साथ में हमने शैल लगाना सीखा है, ये जवाब ये नहीं था कि आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है। सही जवाब जो इंग्लिश में बनाया गया था वो तो ये था कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होगा और सेकंड और थर्ड के साथ विल का प्रयोग होगा। ये इंग्लिश में सही जवाब था जो बनाया गया था। जबकि हम लोगों को फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ऐसा ना पढ़ा के सीधा पढ़ा दिया गया कि आई वी के साथ में शैल लगेगा। आई वी कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। तो सही जवाब शैल और विल के पीछे का जो है वो ये है कि आई वी मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल और सेकंड और थर्ड के साथ विल। पूरी इंग्लिश में सिर्फ ये शैल और विल नाम की दो वर्ब हैं जो टाइप्स ऑफ पर्सन पर बेस्ड जो है वो वर्ब यूज होती है। बाकी सब सिंगुलर प्लूरल के आधार पे यूज होती है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल, सेकंड और थर्ड के साथ विल होता है। पूरे फ्यूचर टेंस में दो वर्ब फिक्स है, निर्धारित है, जो कि यूज होनी है। एक तो होता है शैल और दूसरा क्या होता है आपके पास? विल। अब चलते हैं अपन ये जो फ्यूचर इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम के टेंसेस में वर्ब कौन से यूज होते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में बताओ क्या होता है? बात कर चुके हैं अपन। आई और वी के साथ में बोलो किसका प्रयोग हो जाएगा? आई और वी के साथ में किसका प्रयोग होगा? शैल का। इनके अलावा बचे हुए सब्जेक्ट को अपन इंग्लिश में नाम दे देते हैं रेस्ट ऑल। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का। और मेन वर्ब का बोलो कौन सा फॉर्म यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। विल और शैल के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ये आपको याद रखना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करें तो आपको पता है दो वर्ड तो फिक्स है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं।
आई और वी के साथ में किसका प्रयोग होगा, शैल का, और बाकी बचे हुए रेस्ट ऑल का मतलब हो गया आई और वी के अलावा जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम बोलो किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। अब देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताओ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। अब आईएनजी फॉर्म कहता है मेरे से पहले बी वर्ब आना चाहिए, और शैल और विल कहते हैं मेरे बाद में फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। हमने दोनों की इच्छाओं को ध्यान में रखा और बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी लगा के बना दिया आपको, तो इसमें शैल और विल के साथ में बी प्लस आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रहा है। अगर मैं आप लोगों से यहां से एक सवाल पूछता हूं कि अगर ये आईएनजी फॉर्म हटा दूं, सिर्फ विल बी और शैल बी का यूज करता हूं, तो बताओ क्या ये सही होगा क्या? तो याद रखना, हाँ बिल्कुल ठीक होगा। अगर मैं सिर्फ ये आईएनजी ना लगाऊं, सिर्फ विल बी और शैल बी लगा देता हूं, तो ये बताओ क्या बन जाता है आपके पास में, फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में बी, और आईएनजी और लगा देता हूं तो ये बताओ क्या बन जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करें, पहले वर्ब्स जान लेते हैं अपन। तो आई और वी के साथ में शैल लगता ही है, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ बोलो क्या लगता है, विल लगता है। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म कहता है मेरे से पहले हैव आना चाहिए, थर्ड फॉर्म से पहले आपको वर्ब के रूप में हैव, हैज और हैड ही दिखाई देगा। एक्टिव वॉइस की बात कर लेते हैं तो, और विल शैल के बाद में कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। हमने दोनों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर यहां पर कौन सा वर्ब लगा दिया, हैव लगा दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मान लो ये थर्ड फॉर्म में हटा देता हूं, यहां से ये थर्ड फॉर्म हटा दीजिए, सिर्फ विल हैव और शैल हैव को पढ़ता हूं, तो ये वाक्य बताओ क्या बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और थर्ड फॉर्म लगा दूंगा तो फ्यूचर परफेक्ट। ये आपके पास में फ्यूचर परफेक्ट की वर्ब होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहां पर भी वही शैल और विल लगेगा, लेकिन पहले आपको इसको फ्यूचर परफेक्ट बनाना है, फिर इसको कंटिन्यूअस बनाना है। तो पहले फ्यूचर परफेक्ट वाली वर्ब लगाइए, विल और शैल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और चूंकि कंटिन्यूअस बनाना है इसलिए आईएनजी फॉर्म और लगा दीजिए। आईएनजी फॉर्म कहता है मेरे से पहले बी वर्ब आना चाहिए, हैव कहता है मेरे बाद में थर्ड फॉर्म, इसीलिए हमने दोनों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर यहां पे बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन लगा दिया है। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग सवाल बन जाता है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक काम करो, ये आईएनजी हटा दो, हटा दीजिए एक बार। अब बताओ ये वर्ब कौन से टेंस की रह गई, तो आप कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट की रह गई। अगर आईएनजी हटा दें, सिर्फ इतना ही पढ़ते हो, तो आपकी कौन से की रह जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का। मैं कहता हूं बीन भी हटा दो, ये बीन और आईएनजी दोनों हटा दीजिए, अब देखो क्या रह गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस वर्ब को सिर्फ इतना पढ़ रहे हो तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, बीन और लगा दो तो फ्यूचर परफेक्ट, और आईएनजी लगा दो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके पास में चारों टेंसेस की वर्ब है। ये वर्ब कैसे बनाई गई है उनके बारे में भी हमने बात किया, शैल और विल कहां से आया इसके बारे में भी बात किया। अब अपन इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और इनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी जानते हैं थोड़ा सा। यहां पर आ जाइए। अभी आप लोग देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको अभी तक जो पढ़ा है उसमें यह पढ़ा है कि आई और वी के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, बताओ भाई, शैल का, और बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ बोलो किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे सर आपने उल्टा लिखवा दिया, मैं कहूंगा जानबूझ के लिखा है। अरे भाई, जो आज से पहले आप आई और वी के साथ में शैल लगाते थे और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल लगाते थे, इस बार ये वर्ब आपको उल्टी दिखाई दे रही है, चेंज हो गई है। तो याद रखना ये वर्ब चेंज हो जाएंगी कब, जब सेंटेंस के अंदर डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय के बारे में बात हो जाए तो। अगर सेंटेंस में डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय के बारे में बात हो जाए तो ऐसे केस में जहां पे पहले आप क्या लगाया करते थे, शैल, वहां पे क्या लगाएंगे, विल, और जहां पे विल लगाते थे वहां पे क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। ये वर्ब इस तरीके से इंटरचेंज हो जाती है, बदल जाती है, कब, जब सेंटेंस में डिटर्मिनेशन की बात हो जाती है। अब आप कहोगे डिटर्मिनेशन क्या होता है, जैसे एक मैं बात आपको बोलता हूं कि मैं ऐसा करूंगा, ये एक सेंटेंस है हिंदी में। एक मैं बोलता हूं मैं ऐसा किसी भी हाल में करूंगा। जब मैं ये बोलता हूं कि मैं ऐसा किसी भी हाल में या किसी भी कीमत पे करूंगा, अब ये बताओ मेरा क्या शो कर रहा है, डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन के केस में हम लोग बताइए ये वर्ब बदल जाती है, शैल और विल जो होती है, आई वी के साथ विल यूज होगा और शैल बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ शैल।
इंग्लिश बोलने के दौरान आप लोग अक्सर क्या सुनते हैं, जो शैल का प्रयोग है वो नहीं सुनते हैं। इसके पीछे का कारण, शैल हैज टोटली बीन रिमूव्ड फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में शैल को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसलिए आप लोग आई के साथ में आप हर जगह विल ही देखने को मिलता है, आई वी हो चाहे बाकी बचे हुए सब्जेक्ट, सबके साथ आप विल का प्रयोग ही देखते हैं। इसके पीछे का कारण कि अमेरिकन इंग्लिश में शैल को हटा दिया गया। हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को शैल और विल को ध्यान रखना है। विल का पास्ट वुड होता है, शैल का पास्ट शुड होता है। ये तो होगी एक बात अपने पास में जो आपको याद रखना है। नंबर 2 याद रखना है आपके पास, अगर सेंटेंस में बाय द टाइम के बाद में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने को मिल जाए, तो याद रखना इसके बाद वाला वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो अगला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ये दूसरी बात है जो आपको याद रखनी है। इसी को लेकर तीसरे प्रकार के क्वेश्चन, कि अगर सेंटेंस में बाई वर्ड के साथ में भविष्य का समय दे दिया जाए, फ्यूचर टाइम दे दिया जाए, भविष्य का समय दे दिया जाए, तो याद रखना ऐसे केस में ये जो सेंटेंस जो बनेगा वो बताइए कौन से टेंस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। किसमें बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में बन जाएगा। ये अगली बात है जो नंबर 3 पे आपको याद रखना है। नंबर 4, ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम का जो टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं आपको इससे पहले भी बताकर आया हूं कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उसमें टाइम को मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में अंतर क्या होता है, सिर्फ टाइम का ही होता है। एक तो मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये कंटिन्यूअस है। मैं बोलता हूं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच का अंतर इतना ही होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम यूज किया जाता है। समय को बताने के लिए हम, निश्चित समय को बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग किया करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग किया करते थे, सिंस का प्रयोग किया करते थे। लेकिन याद रखना, अगर वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो निश्चित समय को दर्शाने के लिए आप सिंस के स्थान पे किसका प्रयोग कर देंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये कुछ 4 ही बातें हैं जिनको लेकर फ्यूचर टेंस में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आप यहां से कंडीशनल सेंटेंसेस को मैं थोड़ा और ऐड कर दूं, वैसे तो मैं आपको कंडीशनल अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अगर आप उसको भी आप यहां से अगर थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो एक चीज मैं आपको यहां पर और ऐड करवा देता हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। याद रखना, 2 वाक्य कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनाए जाते, 2 सेंटेंस कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनाए जाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं कि अगर कल बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगा। अगर कल बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगा। अब बारिश होने वाली घटना भी कब की है, कल की, और आना या नहीं आना है वो भी कब की है, कल की। दोनों वाक्य किसके हैं, फ्यूचर के। 2 सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बनाए जाते हैं। ऐसे केस में आपको पहले ये चेक करना है कि दोनों में से काम पहले कौन सा हो रहा है। उन दोनों घटनाओं में से जो काम पहले हो रहा है उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, जो काम दोनों में से पहले हो रहा है उसको बताने का काम फ्यूचर इंडेफिनिट, और जो काम बाद में होगा उसको बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट। चाहो तो नंबर 6 में एक नोट लिख लेना, नंबर 5 में, कि 2 सेंटेंस फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे जाते। 2 सेंटेंस फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे जाते हैं। फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर 2 सेंटेंस आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाए, ऐसी स्थिति में जो घटना पहले घटित हो, जो घटना पहले घटित हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तथा बाद वाली घटना को फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है।
इसमें लिखा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ध्यान दीजिएगा, दो वाक्य कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे जाते हैं। ऐसे केस में दोनों में से जो घटना, दोनों घटनाओं में से जो घटना पहले घटित होती है उसको बताने का काम कौन सा करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो घटना बाद में होती है उसको बताने का काम कौन करता है, फ्यूचर इंडेफिनिट करता है। ये लगभग 5 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब अपन इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। चलते हैं अपन इससे आगे। देखिएगा, पहला एग्जांपल आपके पास लिखा गया है, द प्रेसिडेंट will put signature on some important documents in the नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये आपके पास में पहला सेंटेंस है जिसमें आपको बताना है सेंटेंस में एरर क्या है। एक एग्जांपल यहां पे और लिख देता हूं, कंपनी विल recruit some new employees for its new branches in the next financial year। ये आपके पास में दूसरा एग्जांपल दे रखा है, दोनों फ्यूचर के हैं, आप आंसर बताने वाले हैं दोनों सेंटेंस में एरर क्या है। चलते हैं अपन पहले एग्जांपल में। प्रेसिडेंट दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमें फर्क भी नहीं पड़ता है। आईवी होता तो हम शैल लगाते, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। विल दिखाई दे रहा है, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपके पास दिखाई दे रहा है, सिग्नेचर यहाँ पे नाउन है, याद रखना। यहां से एक बात और भी याद रख लेना कि कभी भी सेंटेंस में पुट और साइन दोनों कभी साथ में यूज नहीं होते, ठीक है ना। ऐसे केस में सही करने का तरीका क्या होता है, या तो इसको पुट सिग्नेचर बना दीजिएगा, ऐसे केस में पुट वर्ब और सिग्नेचर नाउन हो जाएगा, और या फिर इसको सिर्फ साइन बना दीजिएगा, क्योंकि साइन नाम का शब्द नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज होता है। पुट और सिग्नेचर कभी साथ में यूज नहीं होता है, पुट और साइन दोनों साथ में यूज नहीं होता है, पुट सिग्नेचर हो सकता है। हमारा सेंटेंस सही है, सेंटेंस का जवाब हो गया नो एरर। दूसरे में चलते हैं, कंपनी दे रखा है, विल दे रखा है, रिक्रूट आपके पास में मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विल शैल के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए था, सेंटेंस बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर। आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। अगला एग्जांपल आपके पास लिखा गया है, आई शैल मेक इट हैपन एट एनी कोस्ट। आपको बता दूं, एट एनी कोस्ट नाम का जो शब्द फ्रेज आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर। 4 नंबर है, 3 है, 2 है और 1। एट एनी कोस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। मतलब ये क्या शो कर रहा है बताओ, डिटर्मिनेशन शो कर रहा है, ऐसा मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। अगला सेंटेंस, वी शैल डू इट बाई हुक और बाई क्रुक। याद रखना, बाई हुक और बाई क्रुक भी एक फ्रेज होता है, ठीक है। बाई हुक और बाई क्रुक नाम का भी एक फ्रेज होता है आपके पास में, वी शैल डू इट बाई हुक और बाई क्रुक। ये जो फ्रेज होता है इसका मतलब होता है कैसे भी, मतलब कोई भी काम कैसे भी, मतलब भले सही तरीका हो चाहे गलत तरीका हो, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से। और ये भी बोलो क्या शो कर रहा है, डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। और मैंने आपको कहा था कि बताइए सेंटेंस में एरर क्या है, पहले तो ये बताइए। हमने कहा था डिटर्मिनेशन के केस में जहां पर आप शैल लगाते हो वहां पे बोलो क्या लगा दोगे आप,
विल लगा दोगे। तो यहाँ पे आई के साथ में हम जनरली शैल लगाया करते, क्योंकि जो है वो डिटर्मिनेशन है, इसलिए शैल को बदल के विल बना दिया। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हम शैल को बदल के क्या बना देंगे, विल बना देंगे, क्योंकि क्या दिया गया है, डिटर्मिनेशन के बारे में बात। और बात करते हैं अपन इससे आगे। अगला एग्जांपल आपके पास में दे रखा है, इफ इट विल रेन, if it will rain, comma, he will not come। ये आपके पास में एक सेंटेंस और दे रखा है, आपको एरर बताना है। ये आपके पास पहला एग्जांपल आपके पास दे रखा है, ठीक है। इफ she will help me, if she will help me, he will help her। ये आपके पास अगला एग्जांपल मैंने लिख दिया, इफ she will help me, he will help her। 4 3 2 और 1 बताना है आपको सेंटेंस में एरर क्या है। याद होगा हमने कहा था कि दो वाक्य कभी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे जाते, दो वाक्य कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे जाएंगे। ऐसे केस में दोनों में से जो काम पहले हो रहा है, दोनों में से जो काम पहले हो रहा है उसको प्रेजेंट में लिखना और बाद वाले को फ्यूचर में। वो कहता है इफ इट विल रेन ही विल नॉट कम, अगर बारिश हुई तो वह नहीं आएगा। तो बताओ उसके आने और नहीं आने वाली घटना कब होगी, जब बारिश होगी। तो पहले काम कौन सा हो रहा है इसमें से, बारिश होने वाला। तो अपन यहां से क्या करेंगे, इट विल रेन नाम का जो वर्ड है इसको अपन बदल के क्या बना देंगे, इट रेन्स बना देंगे, मतलब प्रेजेंट में बना देंगे, और आगे वाले वाक्य को फ्यूचर में रहने देंगे। यहां पर आ जाओ, इफ शी विल हेल्प मी, अगर शी मेरी मदद करती है तो ही नाम का बंदा जो जो कोई दूसरा हो सकता है, ही उसकी मदद करेगा। अब बताओ क्या कंडीशन है, पहले काम कौन सा होगा, ये वाला। अगर शी मेरी मदद करती है तो ही उसकी मदद करेगा। तो पहले काम ये हो रहा है, अगर पहले ये काम हो रहा है तो ये वाला जो काम पहले होता है उसको प्रेजेंट में लिखना होता है, तो इसको अपन हेल्प्स बना देंगे, आगे वाला वाक्य फ्यूचर में रह जाएगा। दो वाक्य फ्यूचर में नहीं लिखे जा सकते। ये आपके पास में जो अगला सेंटेंस दे रखा है। चलते हैं अपन इससे आगे बात करते हैं अपन इसी फ्यूचर को लेकर। मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा है, शी विल बी लिविंग देयर फ्रॉम 2026। ये आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको आंसर बताना है। और इसी सेंटेंस को मैं और चेंज कर देता हूं, शी विल हैव बीन लिविंग देयर सिंस 2026। बताइए भाई, आपको बताना है इन सेंटेंस में एरर क्या। 4 है, 3 है, 2 है, 1। पहले एग्जांपल में चलते हैं, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन आगे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, समय। और हमने कहा था कि टाइम का प्रयोग हो जाए तो वाक्य या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा या फिर परफेक्ट टेंस में बनेगा, कंटिन्यूअस में तो नहीं बनेगा। टाइम दे रखा है, गलत हो गया। अब इस वाक्य को अपन बदल के, ये जो विल बी दिखाई दे रहा है उसको बदल के अपन क्या बना देंगे, विल हैव बीन बना देंगे। मतलब ये जो सेंटेंस है इसको अपन फ्यूचर विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना देंगे। यहां पर टाइम सही था, वर्ब गलत थी। यहां पे वर्ब सही है लेकिन टाइम गलत है। आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस नहीं लगता, फ्यूचर में बताओ क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। ये आपके पास में अगले से एग्जांपल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
कुछ और एग्जांपल्स के बारे में। अगला सेंटेंस आपके पास दे रखा है बाय द टाइम, बाय द टाइम वी रीच देयर he will have left। बताना है आपको सेंटेंस में एरर क्या है, ठीक है। और अगला एग्जांपल आपके पास लिखा गया है शी विल हैव इट बाय एंड ऑफ दिस ईयर। बताइए भाई इन दोनों एग्जांपल में एरर क्या है। क्या दिखाई दे रहा है बताइए, बाय द टाइम दिखाई दे रहा है। हमने कहा था कि बाय द टाइम के साथ अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट देखने को मिल जाता है तो अगले वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। यहाँ पे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर ठीक है तो बताओ जवाब क्या हो जाएगा आपका, नो एरर। यहां पे आ जाओ, बाई के साथ में फ्यूचर का समय दिया गया और हमने कहा था बाई के साथ में अगर भविष्य का समय दे दिया जाए तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट में बताओ क्या लगता है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैव लिख दिया विल के साथ हैव, और इस हैव का थर्ड फॉर्म हैड और लिख दूंगा तो विल हैव हैड आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हैड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर परफेक्ट में बनाया हमने। ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने फ्यूचर टेंस के बारे में बात की है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होता है लोगों के साथ जरूर शेयर करें, लोगों को जरूर बताएं, और हम लोग आपके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगली हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम कंडीशनल और सपोजिशनल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और फिर हम ये जो टेंस नाम का टॉपिक है इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।